लगभग पिछले 2 दिनों से हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स की क्लासें चल रही हैं बीएससी फाइनल की। और उसके अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उसकी 6-7 वीडियो बने हैं, ठीक है, जो कि आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। अभी तो उन पे क्या है ना कि ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे नंबर नहीं दिया उनको, लेकिन जल्दी उनको नंबर दे दिया जाएगा। कोशिश करते हैं कि 1-2 दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाए, फिर उसको आप अच्छे से यूट्यूब पर देख लेना। ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर। और देखो, कोशिश करना कि क्लास सारी ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपकी 5 से या 7 दिन में कंप्लीट न्यूक्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। क्या? ठीक, तो चैप्टर का नाम लिखिए बच्चों, नाभिकीय ब्रैकेट में बंधन ऊर्जा। चैप्टर का नाम लिखें, नाभिकीय ब्रैकेट में बंधन ब्रैकेट बंद ऊर्जा। अब इसके अंदर सबसे जो पहला टॉपिक है वो डालिए, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक डालिए, द्रव्यमान क्षति। पहले आप समझ लीजिए कि द्रव्यमान क्षति होता क्या है, फिर उसके बाद में हम नोट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, कि आपको पता है कि ये कोई एटम, ठीक है, एटम के नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? यहाँ पे। तो अब यदि हम एटम का टोटल मास देखते हैं, वो कितना होगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, जितने भी उस एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उन सब का मास किसके बराबर होगा? एटम के मास के बराबर होगा। और अब यदि हम बात करते हैं नाभिक के बारे में, तो नाभिक का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? उसके एटॉमिक नंबर के जितने प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा? जेड इंटू एम पी। एक प्रोटॉन का मास एम पी, तो उसके अंदर यदि जेड प्रोटॉन है तो कितना हो जाएगा? जेड एम पी। और आपको पता ही है कि न्यूक्लियस के अंदर फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे? कितने होंगे? ए माइनस जेड। देखो, ए क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। ये क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यदि हमें ये पता चल गया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं? जेड होते हैं, तो सीधी सी बात है, हमें न्यूट्रॉन के मास के लिए क्या करना पड़ेगा? ए माइनस पी। और प्रोटॉन कितने होते हैं? जेड के बराबर, तो यहाँ पे जेड लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? मास ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का मास आ गया। लेकिन इतनी देर ये सब कुछ पढ़ने से द्रव्यमान क्षति से क्या मतलब? देखो, द्रव्यमान क्षति क्या होती है कि जब हम किसी भी एटम के जितने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं या फिर और जितने भी उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, जब उनका अलग अलग जब मास ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम उनका अलग अलग मास ऐड करते हैं तो वो न्यूक्लियस से ज्यादा आता है। दोबारा से सुने एक बार, कि जैसे मान लो कि कोई एटम है और उसका नाभिक का मास एक्स मान लो, और यदि
उसके नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जैसे मान लो कि उसके अंदर 3 प्रोटॉन है और 3 न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो हमारे अनुसार तो क्या आना चाहिए, 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन का मास नाभिक के बराबर आना चाहिए, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन होता क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर हम अलग अलग मास ऐड करते हैं तो वो नाभिक के मास से ज्यादा होता है। तो फिर नाभिक का मास कम क्यों होता है? जो ये नाभिक का मास कम होता है इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। तो बच्चों देखिए ये द्रव्यमान क्षति क्यों होती है, क्योंकि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब इसको नाभिक के अंदर एक जगह लाते हैं तो इसकी वजह से हमें एक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और वो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। और तुम्हें पता होता है कि आइंस्टीन जो रिलेशन था वो क्या था, E इज इक्वल टू mc²। मतलब मास किसका फॉर्म होती है, एनर्जी का फॉर्म होती है। जब हम एनर्जी खर्च करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक के अंदर एक जगह रखने के लिए, तब क्या होता है, मास खर्च हो जाता है, फिर न्यूक्लियस का मास कम हो जाता है। तो समझ में आ गया कि ये मास कम क्यों होता है और द्रव्यमान क्षति क्या होती है। ये तो थी सब बेसिक नॉलेज थी। अभी हम प्रॉपर नोट्स तैयार करेंगे, तो मैं तो पहले आपको ये समझाना चाह रहा था कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। अगर अभी किसी को नहीं समझ में आया तो हाथ ऊपर कर देना, ठीक है। आ गया सबके समझ में? सर एक बार अब दोबारा से सुनो। चलो मैं एक बार और बता देता हूं कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है। कि देखो एक नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं नाभिक के। अब यदि हमें क्या करना हो कि न्यूक्लियस का हमें मास कैलकुलेट करना हो, अगर हमें न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे कि इस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, और उनका मास क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक है। जेड का मतलब प्रोटॉन इसमें कितने, वो तो आपको पता ही है कि किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक जितने होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता ही चल जाता है, परमाणु क्रमांक कोई भी हमें दे दिया जाए, यौगिक हाइड्रोजन हीलियम जो भी, तो वहां से परमाणु क्रमांक से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है। और हमें द्रव्यमान जो मास है ए का पता चल जाता है, उसमें से क्या करते हैं हम, प्रोटॉनों की संख्या को माइनस करने पर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी पता चल जाती है, ठीक है। तो यदि हम टोटल प्रोटॉनों की संख्या और टोटल न्यूट्रॉनों की संख्या इनके मास को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये मास क्या होता है कि न्यूक्लियस के मास से ज्यादा आता है। तो फिर न्यूक्लियस का मास, नाभिक का मास इनके अलग अलग मास से कम क्यों होता है? क्योंकि देखिए बच्चों, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक जगह ला करके हम नाभिक के अंदर उनको स्थित करते हैं, तब क्या होता है कि हमें एक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ठीक है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। वो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है, जस्ट इसके बाद में ही है। तो वो बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है कि आपको आइंस्टीन का रिलेशन तो पता ही होगा कि E इज इक्वल टू mc²। मतलब मास किसका फॉर्म होती है, एनर्जी का फॉर्म होती है। मतलब अब हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा हम मास खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक जगह लेके आते हैं तो कुछ मास खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से नाभिक का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलग अलग मास के एडिशन से थोड़ा सा कम आता है, और उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना द्रव्यमान क्षति किसे बोलते हैं? तो आप एक काम कीजिए, अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए, हेडिंग दीजिए द्रव्यमान क्षति, और अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो दोबारा से बोलिए। हो गया सर के लिए, ठीक है। अब लिखो, हेडिंग दे दिया ना, द्रव्यमान क्षति, मास
डिफेक्ट लिखिए। फर्स्ट लाइन में एरो बना के लिखना, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा कुल न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के, नाभिक का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन तथा कुल न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम मापित होता है। कुल प्रोटॉन तथा कुल न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम मापित होता है। नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखना बच्चों, यदि नाभिक में जेड प्रोटॉन, यदि नाभिक में जेड प्रोटॉन तथा ए माइनस जेड न्यूट्रॉन तथा ए माइनस जेड न्यूट्रॉन, ब्रैकेट में लिखना जहां ए इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या, जहां ए इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या, तथा तथा एक प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन का मास, सामने देखो एक बार, mp, एक प्रोटॉन का मास mp, या फिर इधर देखो, ठीक है बच्चों, तथा एक प्रोटॉन का मास mp व एक न्यूट्रॉन का मास mn हो तो mn हो तो नाभिक का कुल द्रव्यमान, हो तो नाभिक का कुल द्रव्यमान, हो तो नाभिक का कुल द्रव्यमान। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना बच्चों, ये वाली लिख लो लाइन, m न्यूक्लियस इज इक्वल टू जेड mp प्लस a माइनस जेड mn। प्लस सॉरी, m न्यूक्लियस इज इक्वल टू जेड mp प्लस mn a माइनस जेड। परंतु प्रायोगिक रूप से, परंतु प्रायोगिक रूप से नाभिक का द्रव्यमान कम प्राप्त होता है। परंतु प्रायोगिक रूप से नाभिक का द्रव्यमान कम प्राप्त होता है। अब तुम्हें ये तो पता है किससे कम प्राप्त होता है, इससे कम प्राप्त होता है जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। काली क्या हो गया, दिख नहीं रहा क्या? जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला लिख लीजिए।
देखिए बच्चों, वैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जब अलग अलग मास कैलकुलेट करते हैं तो न्यूक्लियस का मास कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। और हमने माना कि जब हम प्रायोगिक रूप से कैलकुलेट करते हैं मास, जब कितना होता है, m न्यूक्लियस, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, द्रव्यमान क्षति होगा। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा m इज इक्वल टू, अब देखिए ज्यादा मास किसका है, जब हम अलग अलग एडिशन करते हैं तब ज्यादा मास आता है। डेल्टा m इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। नोट कर लिए बच्चों? अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना और इसकी जो यूनिट है वो भी लिख लेना। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना और आगे नोट करिए नेक्स्ट लाइन से, यदि परमाणु का द्रव्यमान, यदि परमाणु का द्रव्यमान कैपिटल एम ब्रैकेट में ए कोमा जेड हो तो, यदि परमाणु का द्रव्यमान कैपिटल एम ब्रैकेट में ए कोमा जेड हो तो मास ऑफ न्यूक्लियस, अभी लिखना मत, मेरी तरफ देखो पहले, किसके बराबर होगा परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं। तो मास ऑफ जो अपना जो एटम है उसका मास कितना होगा, न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास। समझ में आ गया ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। और तुम्हें ये पता ही है कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसके अंदर, जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ये वाली लाइन नोट करें और समझ में आ गया ना, नोट करें, फिर मैं दोबारा से भी बता देता हूं। अब देखिए ये क्या है, मास ऑफ एटम, ठीक है, जो हमारे पास परमाणु है उसका द्रव्यमान है। अब परमाणु के अंदर क्या क्या है, एक तो न्यूक्लियस है ये रहा, और एक क्या, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जेड इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मास प्लस न्यूक्लियस का मास किसके मास के बराबर आ जाएगा, हमारे एटम के मास के बराबर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब यदि हम यहाँ से न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, एम न्यूक्लियस इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में ए कोमा जेड माइनस जेड एम ए। ये देखो बच्चों, हमें क्या करना है, मास ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने क्या किया, इसको इसकी साइड में ट्रांसफर कर दिया। और जब इसकी साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब इक्वेशन नंबर लिखो, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, अब रख दो मान, तो हमें डेल्टा एम मतलब डिफेक्ट ऑफ मास, द्रव्यमान क्षति कितनी प्राप्त हो जाएगी, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस
अब मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों, इसकी जगह क्या रखोगे, समीकरण 2 से वैल्यू रखोगे और ये कितनी हो जाएगी, ये नोट कर लीजिए और इसके आगे वो भी लगा देना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में सी स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ये किसका फॉर्मूला है, द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला है। तो द्रव्यमान क्षति आपको समझ में आ गई कि क्या होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बंधन ऊर्जा। क्या हेडिंग दोगे, बंधन ऊर्जा। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बच्चों बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। इसके अंदर लिखिए बाइंडिंग एनर्जी, अभी मैंने पहले बताई दी थी थोड़ी देर पहले, क्या होती है कि ये जो द्रव्यमान क्षति होती है ना, ये किस रूप में होती है, बाइंडिंग एनर्जी के रूप में ही होती है। मतलब ये जो मास कम होता है, ये जो एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक के अंदर बांधे रखने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा। या फिर अगर दूसरे तरीके से हम बोलना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि यदि किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित है और यदि उनको बंधन ऊर्जा की जितनी एनर्जी दे दी जाए तो वो क्या हो जाएंगे, उस नाभिक से मुक्त हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। बाइंडिंग एनर्जी देखो जैसे नाम से पता चलता है, बंधन ऊर्जा मतलब कि जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांधे रखती है, उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं अपन, बंधन ऊर्जा बोलते हैं। तो अब इसके अंदर लिखिए बच्चों, नेक्स्ट लाइन से एरो बना के लिखना, यदि नाभिक को पुनः, यदि नाभिक को पुनः घटक घटक न्यूक्लियोनों में विभक्त कर, यदि नाभिक को पुनः घटक न्यूक्लियोनों में विभक्त कर घटकों को अनंत पर ले जाना हो, तब इस द्रव्यमान क्षति के तुल्य, तब इस द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा ऊर्जा नाभिक को बाहर से देनी पड़ती है। तब इस द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा नाभिक को बाहर से देनी पड़ती है। यह ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखना, अब अर्थात वह ऊर्जा जिसके द्वारा नाभिक में उपस्थित, अर्थात वह ऊर्जा जिसके द्वारा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को पृथक पृथक किया जाता है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। अर्थात वह ऊर्जा जिसके द्वारा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को पृथक पृथक किया जाता है,
बंधन ऊर्जा कहलाती है। और ये कितनी होती है बच्चों? डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और डेल्टा एम की वैल्यू अभी तुमने कैलकुलेट की थी। ठीक है बच्चों, डेल्टा एम की वैल्यू तुमने कैलकुलेट की थी। या फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं इसको, क्या कि डेल्टा ई इज इक्वल टू, अब डेल्टा एम पीछे मत देखो, एक बार याद करोगे होता क्या है डेल्टा एम। क्या होता है कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पे बिना देखे लिखो जेड एम पी, ये क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्लस अब क्या आएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? ए माइनस जेड इंटू एम एन। और अब यदि इसमें से क्या कर दिया जाए कम, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसके आगे क्या होता था? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा ई हमें क्या प्राप्त होगा? जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम न्यूक्लियस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एम ई वी। ठीक है, नोट करिए। नोट करिए बच्चों ये वैल्यू। एक बार पीछे का देख लीजिए एक बार, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, और जिसने भी ये वीडियो बंद कर रखे हैं ना, ये सब चालू कर लो इनको, नहीं अदरवाइज मैं बाहर कर दूंगा। वंशिका, अर्पण, राजू राम, राजू तूने तो कर लिया ये आरती कुमारी, ये सारे जल्दी से अपने वीडियो ऑन करो। ठीक है, जिससे पता चले कि तुम क्लास भी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। हाँ। जल्दी से पीछे का एक बार देख लीजिए, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी को, मतलब हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी को, अब नीचे एक लाइन लिखिए, इसके जस्ट नीचे लिखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन अणु की बंधन ऊर्जा, वो कितनी होगी बच्चों? ये नोट कर लीजिए, बी ब्रैकेट में ए कोमा जेड, मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी है। या फिर इसको डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट कर दें, एक ही बात है। वो किसके बराबर होगी? डेल्टा एम इंटू
931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन AMU। और बच्चों जस्ट इसके नीचे लिखिए AMU क्या होता है। ये बच्चों द्रव्यमान को मापने की एक इकाई है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। अब लिख लीजिए 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर। ये कभी जब एग्जाम में न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे ना तब इस यूनिट की जरूरत पड़ती है, ये भी नोट कर लीजिए साथ के साथ। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी तो कंप्लीट हो गया आपका। किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बच्चों संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक इसके अंदर लिखिए किसी परमाणु के यथार्थ द्रव्यमान कैपिटल M तथा द्रव्यमान संख्या कैपिटल A किसी परमाणु के यथार्थ द्रव्यमान कैपिटल M तथा द्रव्यमान संख्या कैपिटल A का अंतर प्रति द्रव्यमान संख्या उस परमाणु का संकुलन गुणांक कहलाता है। उस परमाणु का संकुलन गुणांक कहलाता है। अरे चीनू अग्रवाल क्या हो गया, नोट्स क्यों नहीं लिख रहे? नेक्स्ट लाइन से एरो बना के लिखना, इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे स्मॉल f, इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों एक बार आप डेफिनेशन दोबारा से पढ़ लीजिए, ये किसका किसका डिफरेंस बता रहा है, पढ़ लीजिए एक बार। ये क्या बोल रहा है कि स्मॉल f किसके बराबर होता है, एटम के मास के और उसके द्रव्यमान संख्या के प्रति द्रव्यमान संख्या के। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब डेफिनेशन, सर इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैकिंग फैक्टर, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैकिंग फैक्टर, संकुलन गुणांक। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। एक बार डेफिनेशन दोबारा से पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखो हल्के तत्वों ब्रैकेट में कैपिटल A इज लेस देन 20, कैपिटल A इज लेस देन 20 ब्रैकेट बंद के संकुलन गुणांक धनात्मक होते हैं, के संकुलन गुणांक धनात्मक होते हैं। नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखो
180 इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन 20। बोर्ड पे मैंने लिख दिया, देख लो। नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखना 180 इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन 20 के लिए संकुलन गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों, यदि ए की वैल्यू 20 से और 180 के बीच में रहेगी तो उसका संकुलन गुणांक का मान कितना रहेगा? ऋणात्मक रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखिए, इफ ए इज ग्रेटर देन 180, इफ यदि ए इज ग्रेटर देन 180 हो तो संकुलन गुणांक धनात्मक प्राप्त होता है। हो तो संकुलन गुणांक धनात्मक प्राप्त होता है। नेक्स्ट लाइन में बच्चों एरो बना के लिखना, कार्बन 12 के लिए संकुलन गुणांक का मान या पैकिंग फैक्टर का मान 0 प्राप्त होता है। इस पे बच्चों एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, और वो न्यूमेरिकल तो हम सिंपल सा है, वो तो करवाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे न्यूमेरिकल। ठीक है, यदि किसी भी एटम का आपसे पूछे पैकिंग फैक्टर अगर पूछता है तो सिंपल है, उसका मास और उसका एटॉमिक नंबर, उन दोनों का अंतर, उसको डिवाइड कर देना द्रव्यमान संख्या से। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा। आगे लिखिए बच्चों नेक्स्ट लाइन में, हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूक्लियन कण उपस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूक्लियन कण उपस्थित होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों जो आपका ये टॉपिक था ना संकुलन गुणांक, ये खत्म हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से लिखना है, वो जो संकुलन गुणांक था वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे, तो उससे पहले आप थोड़ा सा उसके बारे में लिख लीजिए, हेडिंग बाद में दे देना, पहले उसकी थोड़ी सी थ्योरी है वो लिख लीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूक्लियन कण उपस्थित होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। नाभिकीय कण धनात्मक आवेशित, नाभिकीय कण धनात्मक आवेशित, ब्रैकेट में लिखना बच्चों प्रोटॉन, ब्रैकेट में लिखना प्रोटॉन, तथा उदासीन, ब्रैकेट में लिखना न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना बच्चों, एरो बना के लिखना, कूलाम के अनुसार प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कूलाम के अनुसार प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रतिकर्षण बल के कारण, इस प्रतिकर्षण बल के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन कण दूर स्थित होने चाहिए। इस कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन दूर स्थित होने चाहिए, अर्थात नाभिक का आकार बड़ा होना चाहिए, अर्थात नाभिक का आकार बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखना बच्चों,
नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखना बच्चों, नाभिकीय संरचना के अनुसार, नाभिकीय संरचना के अनुसार नाभिक का आकार, नाभिक का आकार फर्मी ब्रैकेट में 10⁻⁻15 मीटर। अगर समझ में नहीं आए तो बोर्ड पे देख लेना। (10⁻⁻15 मीटर। ब्रैकेट बंद की कोटि का होता है, की कोटि का होता है, लेकिन यह तभी संभव है, लेकिन यह तभी संभव है जब नाभिक में एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करे, जब नाभिक में एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करे, क्योंकि यह प्रबल आकर्षण बल न्यूक्लियनों को, ब्रैकेट में अगर चाहो तो लिख लेना प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, लिखो, क्योंकि यह प्रबल आकर्षण बल न्यूक्लियनों को बद्ध अवस्था में रखता है, बद्ध अवस्था में रखता है या फिर बांधे रखता है, और यह प्रबल आकर्षण बल ही नाभिकीय बल कहलाता है, और यह प्रबल आकर्षण बल ही नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, आगे चलें। अब हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बलों के विशेषताएं या गुण। अभी जो तुमने ये थ्योरी लिखी थी ना, इससे पहले चाहो तो हेडिंग भी दे देना, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। अभी जो डेफिनेशन लिखी थी उससे पहले न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल हेडिंग भी दे सकते हो संकुलन गुणांक के बाद में। अब विशेषताओं की बात करते हैं इनकी। ठीक है, इनकी काफी सारी, न्यूक्लियर फोर्स की काफी सारी विशेषताएं हैं, एक एक करके उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखिए अट्रैक्टिव फोर्स, एक नंबर पे लिखिए अट्रैक्टिव फोर्स, और अब इसके अंदर एरो का साइन बना के आगे लिखिए नाभिकीय बल की प्रकृति, नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षणात्मक होती है, नाभिकीय बल की प्रकृति आकर्षणात्मक होती है तथा यह प्रबल बल होता है, तथा यह प्रबल बल होता है। अब नेक्स्ट लाइन में दूसरा 2 नंबर पॉइंट डालना, लघु परास, ब्रैकेट में शॉर्ट रेंज, ब्रैकेट में शॉर्ट रेंज। इसके अंदर लिखो बच्चों नाभिकीय बल की परास लघु होती है, क्योंकि नाभिकीय बल
नाभिक के अंदर कार्य करता है, क्योंकि नाभिकीय बल नाभिक के अंदर कार्य करता है, जो फर्मी के आकार का होता है, जो फर्मी के आकार का होता है। और फर्मी की तो मैंने आपको बता ही दिया बार बार कि 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डालो बच्चों, आवेश पर निर्भरता। आवेश पर निर्भरता, ब्रैकेट में चार्ज डिपेंडेंसी, ब्रैकेट में चार्ज डिपेंडेंसी। चीनू अग्रवाल तुम लिख रहे हो क्या? ठीक है, चार्ज डिपेंडेंसी, इसके अंदर एरो बना के लिखो। नाभिकीय बल आवेश, नाभिकीय बल आवेश प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। नाभिकीय बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, क्योंकि नाभिकीय बल प्रोटॉन, प्रोटॉन शॉर्ट में लिखना पी डैश पी, समझ गए ना? इधर देख लो अगर नहीं समझे तो। प्रोटॉन, प्रोटॉन कोमा प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर समान परिमाण के रूप में कार्य करता है, पर समान परिमाण के रूप में कार्य करता है। तो इस विशेषता से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका चार्ज से कोई मतलब नहीं है, उसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। वो पॉजिटिव पॉजिटिव में भी लगता है तो उदासीन में भी लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोटॉन, प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के भी बीच में लगता है। इसके ऊपर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए बच्चों, नंबर 4, चक्रण निर्भरता। चक्रण निर्भरता, स्पिन डिपेंडेंसी। क्या बच्चों? स्पिन डिपेंडेंसी। अब इसमें एरो बना के लिखो, नाभिकीय बल न्यूक्लियन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या, न्यूक्लियन कणों की चक्रण क्वांटम संख्या कैपिटल एस पर निर्भर करता है, कैपिटल एस पर निर्भर करता है, तथा नाभिकीय कणों के लिए, तथा नाभिकीय कणों के लिए चक्रण के रूप में, तथा नाभिकीय कणों के लिए चक्रण के रूप में प्रचक्रण I3 उपयोग में लेते हैं। दोबारा से सुन लीजिए बच्चों, तथा नाभिकीय कणों के लिए चक्रण के रूप में प्रचक्रण I3 उपयोग में लेते हैं। अब एक बार सामने देखिए सारे बच्चे कि ये I3 प्रचक्रण का क्या मतलब होता है, ये आइसो स्पिन का ये I का क्या मतलब होता है, इसके बारे में एक बार ध्यान से समझ लीजिए। देखिए बच्चों कि यहाँ पे आइसो स्पिन मतलब कि चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। चक्रण क्वांटम संख्या उसको तो हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब आइसो स्पिन की बात आती है तो उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी आई हो
तो उसको हम एक्स वाई जेड 3 घटकों में विभक्त करते हैं। जैसे मान लो कि आई की वैल्यू अगर हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं आई एक्स, और जब हम वाई एक्सिस में देखते हैं तो उसका जो कंपोनेंट होगा, जो घटक होगा, उसको क्या बोलेंगे, आई वाई। और जो जेड डायरेक्शन में, जेड एक्सिस पर जो घटक होगा उसको क्या बोलेंगे, आई जेड। तो यहां पर क्या बोला गया था, थर्ड कंपोनेंट चक्रण के रूप में प्रचक्रण आई थ्री का मतलब होता है थर्ड कंपोनेंट, और वो हम यूज में लेते हैं आई जेड। ठीक है बच्चों, आई एक्स और आई वाई यूज में ना लेकर के हम एक ही लेते हैं, वो कौन सा लेते हैं, आई जेड। और ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर की क्लास ज्वाइन की होगी, तो वहां पे मैंने देखो वहां पे कपलिंग पढ़ाई थी, जिसके अंदर आइसो स्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसो स्पिन आई जेड के बारे में, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती हैं, ये सब कुछ मैंने डिटेल से बता रखा है। तो इसलिए आप जब फर्स्ट चैप्टर यूट्यूब पर देखेंगे, या फिर जिसने भी क्लास ज्वाइन कर रखी है उसको तो दिक्कत नहीं है, बाकी जिसने ज्वाइन नहीं कर रखी है वो फर्स्ट चैप्टर देखना, उसके अंदर आपको आइसो स्पिन के बारे में अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, और वैसे लिख लीजिए, वैसे अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन में। राजू राम तेरे को प्यास लग गई क्या, लिखिए नेक्स्ट लाइन में, लिखिए बच्चों, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए आई जेड इज इक्वल टू 1/2, तथा न्यूट्रॉन के लिए आई जेड इज इक्वल टू -1/2। समझ गए बच्चों, आई जेड की वैल्यू कितनी होती है, प्रोटॉन के लिए तो होती है 1/2, और आई जेड फॉर न्यूट्रॉन कितनी होती है, -1/2। क्या नजर नहीं आ रहा क्या, प्रोटॉन के लिए होती है 1/2 और न्यूट्रॉन के लिए -1/2। अब लिखो पॉइंट नंबर 5, संतृप्तता, संतृप्तता, सैचुरेशन। सैचुरेशन लिखिए बच्चों, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल संतृप्तता का गुणधर्म का पालन करते हैं। नाभिकीय बल संतृप्तता के गुण धर्म का पालन करते हैं, अर्थात नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन कण पर नाभिकीय बल सबसे नजदीकी, अर्थात नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन कण पर नाभिकीय बल सबसे नजदीकी न्यूक्लियन द्वारा ही लगाया जाता है। समझ गए ना, नाभिक के अंदर जो भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है उसके ऊपर किसके द्वारा बल लगाया जाएगा, जो कि उसके बिल्कुल जस्ट पास में होगा, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, उनके द्वारा उसके ऊपर बल लगाया जाता है। और इस गुण को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। ठीक है, तो आपका जो ये टॉपिक था कौन से वाला, नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, ये आज कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं नाभिक के स्थायित्व के बारे में। तो हेडिंग दीजिए बच्चों, नाभिक का स्थायित्व, नाभिक का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस।
तो किसी को अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, तो हम आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लिखिए बच्चों इसके अंदर कि पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए, हेडिंग देने के बाद में क्वेश्चन लिखिए, नाभिक के स्थायित्व का वर्णन करें। नाभिक के स्थायित्व का वर्णन करें, अथवा प्रोटॉन न्यूट्रॉन ग्राफ की व्याख्या करें। अथवा प्रोटॉन न्यूट्रॉन ग्राफ की व्याख्या करें। अथवा सैगर चार्ट की व्याख्या करें। सैगर चार्ट बोर्ड पे देख लीजिए, अगर समझ नहीं आता है तो। सैगर चार्ट। अथवा कैपिटल एन अपॉन में कैपिटल जेड। अथवा कैपिटल एन अपॉन में कैपिटल जेड। अनुपात को समझाइए। अनुपात को समझाइए। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। ये जो ये 3 से 4 क्वेश्चन है, इनके अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए बच्चों कि ये सब बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियर फोर्सेस भी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले द्रव्यमान क्षति भी इंपॉर्टेंट था, बाइंडिंग एनर्जी भी इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद में जो ये स्थायित्व की बात कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी नाभिक की। जहां यहाँ पर देखो बच्चों, अगर स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं नाभिक के स्थायित्व के बारे में। देखिए, जो भी नाभिक जल्दी से विघटित ना हो, मतलब कि यदि किसी भी एटम को क्या करें अपन वातावरण में रख दें, खुले वातावरण में, और वो अपने आप खुद से ही अगर विघटित ना हो, तो वो क्या कहलाता है? स्थायी नाभिक कहलाता है। और यदि वो क्या करे कि अपने आप ही 2 एटम में टूट जाए या फिर ज्यादा में टूट जाए, तो उसको क्या बोल देंगे? अस्थायी नाभिक बोल देंगे। समझ में आ गया ना, स्थायी और अस्थायी नाभिक किसे कहते हैं? तो हेडिंग दीजिए स्थायी नाभिक। हेडिंग दीजिए स्थायी नाभिक। इसमें एरो बना के लिखो, वह नाभिक जिसका स्वतः विघटन नहीं होता। वह नाभिक जिसका स्वतः विघटन नहीं होता, अर्थात वह नाभिक जिसका सामान्य विकिरणों द्वारा विघटन नहीं होता। अर्थात वह नाभिक जिसका सामान्य विकिरणों द्वारा विघटन नहीं होता, स्थायी नाभिक कहलाते हैं। स्थायी नाभिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखो, 2 हीलियम 4। अगर किसी को लिखना नहीं आए तो रुक जाना, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। 2 हीलियम 4 कार्बन 12 देखिए बच्चों, 2 हीलियम 4 6 कार्बन 12 7 नाइट्रोजन 14। ये आप नोट कर लीजिए। ये क्या है? स्थायी नाभिक के एग्जाम्पल है। इनके ऊपर अगर यदि सिंपल विकिरण अगर इंसिडेंट करवाई जाए या फिर वातावरण में रखा जाए तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए अस्थायी नाभिक। एरो बना के लिखिए, वह नाभिक
जिनका स्वतः विघटन होता है। वह नाभिक जिनका स्वतः विघटन होता है, अर्थात वह नाभिक जिनका सामान्य विकिरणों द्वारा, अर्थात वह नाभिक जिनका सामान्य विकिरणों द्वारा विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है, अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। बोर्ड पे इसके एग्जाम्पल हैं, ये देख लीजिए। 1H3, 2He6 और 7N13। अब ये बीच में बार बार कौन से बच्चे हैं जो जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं? जो 3-4 बच्चे हैं वो बार बार छोड़ देते हैं क्लास को और बार बार आ जाते हैं, तो मैं आगे से ध्यान रखना। जो अब क्लास ड्रॉप करेगा, अब नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखो बच्चों। नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखो। पृथ्वी पर लगभग 274 स्थायी नाभिक तथा अप्रोक्सीमेट 2000 अस्थायी नाभिक उपस्थित हैं तथा लगभग 2000 अस्थायी नाभिक उपस्थित हैं तथा लगभग 2000 अस्थायी नाभिक उपस्थित हैं। नेक्स्ट लाइन में एरो बना के लिखना। वे नाभिक जिनका स्वतः विघटन नहीं होता, वे नाभिक जिनका स्वतः विघटन नहीं होता, उनके ऊपर विकिरणों का कोई प्रभाव नहीं होता। उनके ऊपर विकिरणों का, ब्रैकेट में लिख लेना, सामान्य विकिरण का कोई प्रभाव नहीं होता। नाभिक के स्थायित्व को नाभिकीय बंधन ऊर्जा के द्वारा परिभाषित किया जाता है। नाभिक के स्थायित्व को बंधन ऊर्जा के द्वारा परिभाषित किया जाता है। जिन नाभिकों के लिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान अधिक प्राप्त होता है, जिन नाभिकों के लिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान अधिक प्राप्त होता है, वे नाभिक अधिक स्थायी होते हैं। एवं जिन नाभिकों के लिए नाभिकीय बंधन ऊर्जा का मान कम प्राप्त होता है, वे कम स्थायी या अस्थायी नाभिक होते हैं। अर्थात नाभिक का स्थायित्व नाभिकीय बंधन ऊर्जा के समानुपाती होता है। अर्थात नाभिक का स्थायित्व नाभिकीय बंधन ऊर्जा के समानुपाती होता है।
नेक्स्ट लाइन में लिखना बच्चों, नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या, नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन, बोर्ड पे देख लीजिए, न्यूट्रॉन डैश प्रोटॉन, वक्र, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वक्र या न्यूट्रॉन जेड, एन डैश जेड वक्र द्वारा भी की जा सकती है, वक्र द्वारा भी की जा सकती है। इस न्यूट्रॉन डैश प्रोटॉन ग्राफ को, इस न्यूट्रॉन डैश प्रोटॉन ग्राफ को एन अपॉन जेड, एन अपॉन जेड ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन अपॉन जेड ग्राफ। नेक्स्ट लाइन में लिखिए बच्चों, इस वक्र की व्याख्या सैगर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस वक्र की व्याख्या सैगर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके अनुसार वे नाभिक अधिक स्थायी होते हैं। इसके अनुसार वे नाभिक अधिक स्थायी होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या समान, जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या समान, अर्थात एन अपॉन जेड अनुपात लगभग 1 प्राप्त होता है। न्यूट्रॉन अपॉन जेड अनुपात लगभग 1 प्राप्त होता है और वे न्यूट्रॉन प्रोटॉन वक्र की सीधी रेखा OB में उपस्थित होते हैं। अभी मैं वो डायग्राम भी बना दूंगा। और वे न्यूट्रॉन प्रोटॉन वक्र की सीधी रेखा OB में उपस्थित होते हैं। ये अभी हम डायग्राम बनाएंगे, मैं तब तुम्हें बताता हूं कि वो सीधी रेखा कहाँ पे होती है। रोहित प्रजापत, तुम जल्दी से अपना वीडियो ऑन कर लो। 1 मिनट रुकिए बच्चों। हाँ, लिखिए, जो नाभिक OB रेखा के आसपास होते हैं वे अस्थायी नाभिक होते हैं। जो नाभिक OB रेखा के आसपास होते हैं वो अस्थायी नाभिक होते हैं तथा विघटित होकर OB रेखा के विघटित होकर OB रेखा के और नजदीक आकर स्थायित्व प्राप्त करते हैं तथा विघटित होकर OB रेखा के और नजदीक आकर स्थायित्व प्राप्त करते हैं। अब वो डायग्राम भी बना लीजिए जिसके हम इतनी देर से चर्चा कर रहे थे। ठीक है, कौन सा चार्ट बोलते हैं इसको? सैगर चार्ट भी बोलते हैं या फिर एन अपॉन जेड वक्र भी बोलते हैं। देखिए, ये यहाँ हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की और यहाँ बात कर रहे हैं हम प्रोटॉन की। अब सामने देखिए, एक बार कॉपी पेन रख दीजिए, एक बार सामने देख लीजिए। नोट कर लिया ना? सामने देखिए, ये वो चार्ट है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया है? न्यूट्रॉनों की संख्या ली है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया है? प्रोटॉनों की संख्या ली है। अब
जो सबसे स्टेबल जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं कि जिनका n/z जो अनुपात होता है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। मतलब कि ऐसे पार्टिकल जिनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या हो, बराबर हो, उनके अंदर वो स्थायी नाभिक होंगे। तो ऐड तो हो रहे हैं बच्चे। अब देखिए यही वो क्या बोलते हैं इसको, वो ओबी रेखा जो स्थायित्व रेखा थी ना, इसी को बोलते हैं ओबी रेखा। तो इस रेखा के ऊपर जो जो, अब देखिए बच्चों हम सैगर चार्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे थे, स्थायी पार्टिकल की बात कर रहे थे। वो कौन से पार्टिकल होते हैं जो ओ बी रेखा पर स्थित होते हैं, वो क्या होते हैं, स्थायी पार्टिकल होते हैं। और उनके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू सेम होती है, एन और पी की वैल्यू। तो देखिए बच्चों जब एन की वैल्यू और प्रोटॉन मतलब जेड की वैल्यू जब सेम होगी तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो आपने नोट में क्या लिखा था कि वे पार्टिकल जिनके लिए n/z की वैल्यू 1 होती है वो क्या होते हैं, सबसे स्थायी नाभिक होते हैं। ठीक है, अब दूसरी लाइन में आपने क्या लिखा था, जरा देखिए कि जो O और B इस रेखा के क्या होते हैं, आसपास में होते हैं ना जो पार्टिकल, वो क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं, वो अस्थायी नाभिक होते हैं। क्यों, क्योंकि n/z का अनुपात क्या होता है, 1 से या तो ज्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। ये हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं, तो यहां पे अगर कोई पार्टिकल होगा तो उसकी वैल्यू, उसके लिए n/z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी। और इस वाली जो पार्ट में अगर कोई पार्टिकल है तो उसके लिए n/z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। और आपको पता है कि वैल्यू अगर n/z की 1 से या तो कम हो या फिर ज्यादा हो, वो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। और जब वो अस्थायी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। ठीक है, जब वो विघटित हो जाएगा तो वो ओबी रेखा के ऊपर आने की कोशिश करता है, विघटित होकर वो ऐसे परमाणुओं में टूटता है जो कि स्थायी हो। ठीक है, और स्थायी कौन से होते हैं, जो ओबी रेखा के ऊपर रहते हैं। तो आपको ये चार्ट तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसके अंदर देखिए बच्चों कि आप ये चार्ट बना लीजिए पहले। आप ये चार्ट बना लीजिए, यहां पे देखिए आयुषी, अब ऐड हो रहे हैं सब। अब देखिए अगर यहां की बात करते हैं, ये क्या है, बीटा प्लस, और यहाँ पे क्या है, बीटा नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, अल्फा। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल होगा या फिर यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल, वो क्या होंगे, विघटित होंगे। मतलब कि वो टूट जाएंगे, 2 से 2 ज्यादा टुकड़ों में बढ़ जाएंगे वो। तो वो जो डिके होगा वो किसके रूप में होगा, या तो अल्फा डिके होगा या फिर वो बीटा डिके होगा। अब बीटा डिके तो हमें बताइए कि 2 प्रकार से होता है, एक क्या होता है बीटा प्लस डिके और एक बीटा नेगेटिव डिके। तो आप जल्दी जल्दी से हेडिंग दीजिए। अब इसके आगे लिखते हैं, पहले तो ये ग्राफ बना लिया ना, ठीक है, ग्राफ नोट करने के बाद में आगे नोट करो, नाभिकों का विघटन 3 प्रकार से हो सकता है। नाभिकों का विघटन 3 प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट अल्फा डिके या अल्फा 6, अल्फा 6 अल्फा डिके। सेकंड लिखना बीटा नेगेटिव डिके। थर्ड लिखना बीटा पॉजिटिव डिके। अब इसमें से फर्स्ट हेडिंग देना अल्फा डिके, लिखो अल्फा डिके के बारे में लिखो। इस 6 में स्थायित्व क्षेत्र में पहुंचने के लिए
नाभिक के इस क्षय में स्थायित्व क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाभिक के न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दोनों में, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दोनों में 2 की कमी हो जाती है। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दोनों में 2 की कमी हो जाती है। अब सामने देखिए बोर्ड पे, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन दोनों में 2 की कमी हो जाती है। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, यहां पे ये क्या होते हैं, प्रोटॉन नंबर होते हैं, ये x कोई पार्टिकल है और ये a क्या है, उसकी द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। a को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी बोलते हैं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि अल्फा डिके के अंदर क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम होते हैं। तो जब भी ये डिके होगा, मान लो कि x किस में डिके हो गया, y में डिके हो गया, तो z क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने कम होते हैं, 2 कम होते हैं, तो z माइनस 2, ठीक है। और प्रोटॉन कितने कम होते हैं, 2 प्रोटॉन कम होते हैं। तो यहां पे ये क्या है, a, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें से कितने कम होंगे बच्चों, a माइनस 4, ठीक है। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, समझ गए ना। साथ के साथ नोट भी करते जाना, क्योंकि अब टाइम नहीं है, सर की क्लास है आगे से। तो अब देखिए बच्चों, अब हमें मिलेगा क्या, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 हीलियम 4, 2 हीलियम 4। कभी भी एक बात हमेशा ध्यान देना कि हमेशा तुम लोग इनका एडिशन करके देख लेना, इनके बराबर आएगा क्या, z माइनस 2 और 2 z के बराबर आएगा, a माइनस 4 4 a के बराबर आएगा। जल्दी से इक्वेशन नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। दोनों इक्वेशन नोट कर लीजिए। ये सब नोट कर लीजिए, या फिर एक बार बोर्ड पे देख लीजिए, मैं सब कुछ बता देता हूं, ठीक है। एक बार सारे बच्चे बोर्ड पे देख लीजिए, एक बार मैं बता देता हूं, कहीं बाद में फिर समझ में नहीं। देखिए बच्चों, हमने एग्जांपल लिया है, किसका लिया है, यूरेनियम का लिया है, और उसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, 92, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, जेड होता है एटॉमिक नंबर, इसके कितने हैं, 92, और इसके लिए द्रव्यमान संख्या ए कितना है, 238। जब इसका डिके होगा तो ये थोरियम में डिके हो जाएगा। तो अल्फा डिके के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन 2 कम हो जाते हैं ना, तो प्रोटॉन पहले इसके पास कितने थे, 92, बाद में कितने बचे, 90 बचे। और जो एटॉमिक जो सॉरी जो ये मास नंबर है, इसका जो द्रव्यमान संख्या है, ये कितनी कम हो जाती है, 4 कम हो जाएगी, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। 2 प्रोटॉन कम हो रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्या था, 238 था, बाद में कितना बचा, 234 बचा, और हमें क्या मिल गया, एक अल्फा पार्टिकल मिल गया। अब देख लो, बात करें यहाँ पे प्रोटॉन की, प्रोटॉन कितने थे, 92, और न्यूट्रॉन कितने थे, 146। तो इधर कितने बचे, 2 कम हो गए। अब जल्दी से इसे नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखिए 2 नंबर पे बीटा नेगेटिव डिके, बीटा नेगेटिव डिके। और एक बात ध्यान से सुन लो, रोज क्लास लगती है बीएससी फाइनल ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स की, सुबह 9 से 11 और शाम को 8 से 10 कंटिन्यू रोज लगती है। अगर आपने 2-3 दिन भी ये क्लासेस ज्वाइन नहीं की ना तो तुम्हारी न्यूक्लियर निकल जाएगी। 5 दिन में ये न्यूक्लियर कंप्लीट होने वाली है। आगे लिखो बीटा नेगेटिव डिके, हेडिंग दे दी ना जैसे। अब देखिए बीटा नेगेटिव डिके पढ़ते हैं। लिखिए इस क्षय में स्थायित्व क्षेत्र में पहुंचने के लिए, इस क्षय में स्थायित्व क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाभिक के न्यूट्रॉन में एक की कमी व प्रोटॉन में एक की वृद्धि हो जाती है। नाभिक के न्यूट्रॉन में एक की कमी व प्रोटॉन में एक की वृद्धि हो जाती है। बस सर 5 मिनट और। अब लिखिए बच्चों इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। ZXA, अब देखिए क्या हो जाता है इसके अंदर। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए बच्चों। बच्चों एक बार थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, दोबारा देखिए एक बार बोर्ड पे। ए के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटॉन संख्या एक बढ़ रही है तो न्यूट्रॉन एक कम हो रहा है, ठीक है, इसलिए ए कांस्टेंट रहेगा, ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये नोट अब नोट करिए इसे। अब इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए। ये इसका एग्जांपल नोट कर लीजिए। अब सेकंड हेडिंग दीजिए बीटा प्लस डिके। बीटा प्लस डिके, और इसके अंदर लिखिए इस क्षय में स्थायित्व क्षेत्र में पहुंचने के लिए, इस क्षय में स्थायित्व क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाभिक के न्यूट्रॉन में एक की वृद्धि तथा प्रोटॉन में एक की कमी हो जाती है।
नाभिक के न्यूट्रॉन में एक की वृद्धि तथा प्रोटॉन में एक की कमी हो जाती है। देखो बच्चों ये एक दूसरे से अपोजिट है, पता चल गया ना अपोजिट है। बीटा नेगेटिव डिके में तो क्या होता था, प्रोटॉन एक बढ़ जाता था और न्यूट्रॉन एक कम हो जाता था, लेकिन बीटा पॉजिटिव डिके में क्या हो रहा है, प्रोटॉन के अंदर तो कमी आ रही है और न्यूट्रॉन के अंदर एक की वृद्धि हो जाती है। तो इसकी जो इक्वेशन है वो लिख लीजिए बच्चों, ZXA इज इक्वल टू Z+1YA प्लस 1E0। नोट कर लीजिए बच्चों, ZXA किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ये Z-1YA प्लस 1E0। ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई ना। देखो प्रोटॉन तो एक कम हो जाता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन एक बढ़ जाता है, और ए के अंदर क्या होता है, ए के अंदर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहाँ पे कितने हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और यहाँ पे एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा तो एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा, तो ए की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका एक एग्जांपल लिख लो आप, 29 Cu64। ये नोट कर लीजिए। और बच्चों ध्यान रखिएगा, अब से हमारी क्लास रोज जूम ऐप पर सुबह 9 से 11 और शाम को 8 से 10 होगी, ठीक है। और जो भी आपके प्रॉब्लम है, जो भी आपके क्वेश्चन है, वो रोज अब नोट कर लेना। अभी जब हमारी इवनिंग में 8 से 10 तक क्लास होगी, और एक बात और ध्यान रखना कि जब इवनिंग में 8 से 10 क्लास होगी तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आज ही स्टार्ट किया था सुबह ये चैप्टर, और आज ही ये खत्म भी हो जाएगा, तो इसलिए आप क्लास मत छोड़ना, मिस मत करना कोई सी भी क्लास, वरना आप एक चैप्टर से हाथ धो बैठोगे। तो शाम को और जितने भी ज्यादा अपने दोस्त हैं सबको बताइए, ये तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको बताइए जूम ऐप पर क्लासेस ज्वाइन कर ले, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियर कंप्लीट होती है उसके बाद सॉलिड करवाते हैं। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? राजू कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और शाम को 8 बजे से क्लास है? हाँ सर, जरूर अटेंड करेंगे सर। तुम्हारे सब दोस्तों को भी ऐड करो उनको ग्रुप में, कोचिंग के जो नंबर 385 हाँ सर। 481 पर वो मैसेज कर दें, हम फिर उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, ये जो आप करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस है या ऑलराउंडर है? ये देखो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि हम 5 यूनिवर्सिटी लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी, RRBMU अलवर की यूनिवर्सिटी, और मैं भी बता देता हूँ जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनकी तो यूनिट वाइज चल रहे हैं, बाकी फिर अपने अपने टॉपिक मिला लेना, ठीक है। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, RRBM यूनिवर्सिटी, और PDUS यूनिवर्सिटी सीकर, MSB यूनिवर्सिटी भरतपुर, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है इनका तो सिलेबस कंप्लीट होगा ही होगा। इसकी यूनिट वाइज करवा रहे हैं, फर्स्ट यूनिट चल रही है जिसका जो सेकंड चैप्टर है वो है ये, ठीक है। आज ये यूनिट खत्म कर देंगे हाँ और कल से नई यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी जो जितने भी जय नारायण यूनिवर्सिटी या फिर जितने भी अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं वो क्या करेंगे, अपने सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैच कर लेना, अगर कोई टॉपिक रह भी जाता है तो हमें बता देना, ठीक है सर। ठीक।
हाँ अर्पिता बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर 8 बजे शाम को क्लास ज्वाइन कर ले। ओके ठीक है सर। बच्चों, मैं बंद कर रहा हूँ अब। और जूम पे ही चलेगी ये सारी क्लासेस, ध्यान रखना। ठीक है सर। ठीक है विक्रम।